Welcome to my channel everybody. Hope you all are doing absolutely fine. So इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जिस पे मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है। तो अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ थोड़ा रिकैप में, थोड़ा चाइना की हिस्ट्री के बारे में, ताकि अपन कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो जस्ट अ क्विक रिकैप। तो जो अर्लीस्ट नॉन रिटर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना है वो है 1200 BC की, और उसके बाद सीरीज ऑफ डायनेस्टी ने चाइना को रूल किया है, जैसे कि सिया डायनेस्टी, जाओ डायनेस्टी एंड मैनी मोर। लेकिन चाइना की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट करंट सिचुएशन से लिंक जो पॉइंट आता है वो है 1912 में चाइना एक रिपब्लिक बन चुका था। और सेकंड एक जो बड़ा ब्रेक थ्रू मिला हिस्ट्री में चाइना को वो है 1949, जब फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनी। तो इन 1950 जस्ट अबाउट 1 ईयर ऑफ टर्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तिब्बत पर अटैक कर दिया। चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया 6 और 7 अक्टूबर 1950 को, और तिब्बत की छोटी सी अप्रोक्स 8000 की आर्मी को बड़े आसानी से हराते हुए 19 अक्टूबर को चाइना तिब्बत में पूरी तरीके से इन्वेड कर चुका था। लेकिन फिर वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने वहाँ की आर्मी PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ऑर्डर्स दिए कि बैक ऑफ। वहाँ से उन्होंने बैक ऑफ कराया, और तिब्बत जहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा वहाँ उस टाइम के तिब्बत के पॉलिटिकल लीडर भी थे, तो उनसे उन्होंने एक ट्रीटी का इनविटेशन दिया चाइना ने। तो एक डेलीगेशन गया तिब्बत से। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि चाइना वॉज प्रेशराइजिंग दैट डेलीगेशन। उस डेलीगेशन के कोई सजेशन लिए नहीं गए उस ट्रीटी में, और वो डेलीगेशन साइन करने के लिए ऑथोराइज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन पे प्रेशर बना के साइन कराया गया, जो कि 17 पॉइंट प्रोग्राम नाम से जाना जाता है। तो उस ट्रीटी में एक समराइज वे में यही निकल के आता है कि उस ट्रीटी के बाद जो तिब्बत था उस पर कंप्लीट कंट्रोल चाइना को हो चुका था। अब इसमें उस प्रकरण के 10 साल बाद जो दलाई लामा हैं उनको अपनी लाइफ पे और अपनी कम्युनिटी की लाइफ पे खतरा दिखता है। तो दलाई लामा विद अप्रॉक्स 20,000 पीपल्स इंडिया आते हैं शरणागत पाने, और उन्हें शरणागत दी जाती है हिमाचल प्रदेश की एक जगह में जो आज धर्मशाला के नाम से पहचाना जाता है, और इसी वजह से उसको धर्मशाला नाम भी पड़ा। तो इसमें जो चाइना तिब्बत इशू था, इसमें इंडिया की एंट्री होते ही चाइना एक तरीके से इंडिया से रूट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको इंडिया ने शरणागत दी। तो अब फाइनली मूविंग ऑन टू इंडो चाइना। तो अब इंडो चाइना का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो सबसे पहले 1950 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1200 किलोमीटर्स की रोड बनाई, और वो रोड कनेक्टिंग जिंगजियांग और वेस्टर्न तिब्बत को कनेक्ट करती है। और उस रोड की 179 किलोमीटर का पार्ट अस्काई चीन में आता है। उस टाइम वह इंडिया का हिस्सा था, और बिना इंडियन की परमिशन से उन्होंने ये रोड बिल्ड करा था। सो 1962 में, जैसे हम सब लोगों को पता है कि एक वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जिसका जो रिजल्ट रहा था अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गया था और चाइना वाज विक्टोरियस इन दैट वॉर। तो उस वॉर में पर्टिकुलरली जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि G219 जो हाईवे था, दैट इज चाइनीज हाईवे, बहुत बड़ा रोल प्ले करा था उसने 1962, एंड वन ऑफ द मेन रीजन चाइना हैड वॉन द वॉर, बिकॉज इंडिया को जो जितने भी सप्लाईज पहुंचाने थे वो काराकोरम पास होते हुए जाते थे। उस टाइम पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इनफैक्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी उतने स्तर पर एक्टिव नहीं थी, इसलिए वो ट्रिगरिंग पॉइंट था। और आप ये रोड देख सकते हैं गूगल मैप पे, सैटेलाइट ऑन करके अगर आप लद्दाख से थोड़ा सा ईस्टवर्ड स्वाइप करेंगे तो G219 हाईवे दिखता है ऑन सैटेलाइट मैप ऑल्सो। और जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी ही डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई थी चाइना के अटैक्स के लिए, और कंप्लीट पॉलिसी फेलियर था वो नेहरू का। और इंडियन प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कहा था कि नेहरू गवर्नमेंट वाज नेव एंड नेग्लेक्टिंग about preparation, and Nehru admitted
हिज फेलियर एलएसी बनी तो चाइना ने एक बड़ी ही शातिरता से जितने भी बड़े बड़े माउंटेन पासेस थे वो चाइना ने अपने अंडर ले लिए थे। और उस टाइम पे जो जैसा आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर टर्न है एलएसी में, ये इसी वजह से आया है कि जो यहाँ पे माउंटेन पास था वो चाइना के हाथों चला गया। में अब उसका ये जो रीजन है जो दौलत बेग ओल्डी से जो गलवान वैली तक जो हाईवे नया बनाया है और जो ब्रिज बनाया है हमारी आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने, वो उनका काम काबिल तारीफ है और उन्होंने बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट किया जब से एस्केलेशन ऑन हुआ था। और उतनी हाइट्स पे रोड्स बनाना और मटेरियल्स ले जाना बड़ी ही मुश्किल का काम होता है। और एलएसी में जो दरबुक शोक विलेज दौलत बेग ओल्डी रोड है और जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ या सिंपली डीबीओ भी बोलते दौलत बेग ओल्डी, वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वर्ल्ड में। और वहाँ पे हमारे हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि ग्लोब मास्टर वहाँ पे आराम से लैंड कर जाते हैं। और यही प्रॉब्लम थी चाइना की, क्योंकि जो बॉर्डर का जो मैकेनिज्म था हम बीट ट्रांसपोर्ट मैकेनाइज्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग टैंक्स और बाकी आर्मर्ड व्हीकल्स, बीट सप्लाईज, ऑयल, फूड, वो इतनी फास्ट हो गई है। इस रोड और एयर स्ट्रिप तो थी पहले से, और अभी रोड बनने से जो एक स्पीडी जो डिलीवरी हो जाती है हमारे जवानों के लिए वहाँ पे, वो एक चाइना के लिए प्रॉब्लम था। उसके बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है इस पूरे कन्फ्रंटेशन पे, वो यही है कि जो डेपचांग का जो इलाका है विच इज़ नियर दौलत बेग ओल्डी, जो इंडियन इन्वॉय टू चाइना है, उन्होंने भी बोला है कि वो जो रेगुलर पेट्रोलिंग है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंसेस की कोशिश कर रही है चाइनीज साइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय